हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का वन शॉट। एक ही वीडियो में आपको पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम टैकल करेंगे। अब चैप्टर वैसे देखा जाए तो बहुत मिथ है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्टी एक ही चीज़ की है, हमको दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, दैट इज बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और दूसरा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ये दोनों के बीच का अगर डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया ना, 100% कोई भी क्वेश्चन ट्राइंगल का आप टैकल कर पाओगे। समझते हैं पहले तो सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स होते क्या है? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, ठीक है, फिर एक और स्क्वायर है लेकिन वो साइज में बड़ा है। स्टिल इस तरह के फिगर्स को जो दिखने में एक जैसे हो, जिनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उन्हें हम सिमिलर कहेंगे। ठीक है, जैसे ये है तो दोनों स्क्वायर ही, बस ये छोटा है ये बड़ा है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और एक और बड़ा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये स्टिल दोनों ही फिगर्स किस तरह के होंगे? सिमिलर होंगे। अब लास्ट ईयर तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते थे? डिट्टो सेम होना। डिट्टो मतलब साइज तक सेम होना, सारे एंगल्स तक सेम होना। लेकिन सिमिलैरिटी में, सिमिलर फिगर्स में साइज छोटा बड़ा हो सकता है, एंगल्स सेम टू सेम होते हैं, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। यहां पे कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था? ये और ये लेंथ में एग्जैक्ट इक्वल, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, एग्जैक्टली सेम लेंथ की साइड्स होनी चाहिए थी, तब जाके हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहते थे। अब सर्कल्स भी अगर मैं कहूं तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों के ही रेडियस इक्वल हो। यानी एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल लगा दूं तो पीछे वाला सर्कल छुप जाए, इतना सेम टू सेम होना। जबकि सिमिलैरिटी में क्या होता है? साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो सारे ही सर्कल्स जो होते हैं वो एक तरीके से सिमिलर होते हैं। क्यों? साइज छोटा बड़ा है, बाकी है तो दिखने में सेम ही ना, गोल। सो ये होता है मेजर डिफरेंस सिमिलैरिटी में। अब यहां पर ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी थोड़ी अलग होती है। बाकी जो फिगर्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह, उनमें एक कंसेप्ट अलग होता है, उसका लॉजिक समझना। यानी टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पहला कंडीशन, इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है यहां पर? कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, यानी मान लो ये है और ये एक ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल 1 और यहां पर भी उतना का उतना एंगल 1 बनना चाहिए। ये एंगल 2 है तो यहां पर भी एंगल 2 बनना चाहिए। ये एंगल 3 है तो यहां पर भी एंगल 3 बनना चाहिए। अब इसमें ये जरूरी नहीं है एंगल 1 यहां पे तो उसका इक्वल एंगल यहीं पे होगा, ये नीचे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 एंगल्स इसके जो है वैसे उतने ही मेजरमेंट के 3 एंगल्स दूसरे फिगर में होने चाहिए। चाहे इवन क्वाड्रिलेटरल ले लूं मैं, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर 30 डिग्री है, यहां पर 30 डिग्री है, यहां पर मैं मान लेता हूं 30 और ये है मान लो 110, यहां पर भी 110, यहां पर 70 डिग्री और यहां पर हम मान लेते हैं 110, 180, 180 और ये 180 माइनस 150 डिग्री। सो यहां पर भी 150 डिग्री और यहां पर 70 डिग्री। अब 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है दोनों के ही कैसे हैं? इक्वल। तो फिर ये आपस में एक तरीके से सिमिलर कहलाएंगे। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब यहां पर पॉलीगॉन्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है वो भी नेसेसरी कंडीशन है। यानी दोनों चीजें चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, सॉरी इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब उनका रेशियो जो है वो इक्वल, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टिल सिमिलर होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने ऐसा ये बनाया और फिर एक रेक्टेंगल बनाया, ये पैरेललोग्राम बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। इसकी वैल्यू है 1.5, 3, 3, 6, 6, 3 और 1.5 और ये 3। अब ध्यान से देखा जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालूंगा, 1.5 और 3 1/2, 3 और 6 1/2, 1/2, 1/2। सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो क्या ये सिमिलर है? नहीं। सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल होना
काफी नहीं है दोनों शेप्स को सिमिलर होने के लिए, उनके एंगल्स तो यहां पर इक्वल है ही नहीं। सो एंगल्स इक्वल होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। इस तरह का एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, जैसे इसी शेप के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बच्चे देखते हैं इक्वल है, 1/2 1/2 1/2 रेशियो मिल रहा है, तो ये दोनों फिगर्स कैसे सिमिलर? नहीं, एंगल इक्वल होना तो और ज्यादा जरूरी है, वो ध्यान रखना। हाँ, सिर्फ एंगल अगर इक्वल हो गया ना, फिर साइड्स प्रोपोर्शनल होना फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप ही सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यू में काम आ सकते हैं सिमिलर फिगर्स के लिए। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, अभी जस्ट बताया था। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेडियस इक्वल होना चाहिए। सो बाकी नॉर्मली सारे सर्कल्स कैसे होते हैं? सिमिलर, क्योंकि साइज में छोटे बड़े हैं। ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए लेंथ इक्वल होनी चाहिए, साइड की लेंथ। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल, ठीक है। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। एंगल्स इक्वल और साइड्स प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, ठीक है, ये जस्ट बताया था मैंने। जैसे ये है, मान लेता हूं ए बी सी पी क्यू आर, तो यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। एक तो ये साइड्स जो है आपस में, ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इनका आपस में रेशियो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। या दूसरी चीज, जो एंगल्स है, यानी ए वाला एंगल पी के बराबर, बी वाला एंगल क्यू के बराबर, सी वाला एंगल आर के बराबर, तो भी ये दोनों ट्राइंगल्स किस तरह के होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये हो गया हमारा सिमिलैरिटी का कंडीशन। और ज्यादा डेप्थ में हम देखेंगे लास्ट ईयर, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़े थे आपने, एसएसएस, एसएएस, फिर एएएस, एएसए, आरएचएस, वैसे ही यहाँ पे सिमिलैरिटी में कुछ कुछ क्राइटेरियाज है। उन क्राइटेरियाज से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये थियरम बोर्ड में इवन 5 मार्क में पूछा जाता है। ये थियरम क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio। अब यहां पर ये थियरम समझने से पहले एक कंसेप्ट समझा देता हूं। वो कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्राइटेरियाज अगर सिमिलैरिटी के समझ में आ गए, तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर एक बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा उस थियरम को प्रूव करने का, और बोर्ड्स में पूरा वैलिड है वो मेथड, पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। What are the criteria for similarity of triangles? सबसे पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब अभी जस्ट जो बताया था कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो आपके दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ये तो हो गया एस एस एस, यानी तीनों साइड्स आपस में उनका रेशियो इक्वल। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड यहां भी हो सकती है, ये करस्पॉन्डिंग साइड यहां हो सकती है, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन मत लाना कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड यहीं पर होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ हो सकती है, यहाँ की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ हो सकती है, यहाँ की यहाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन इज ट्रिपल एस, सॉरी एसएएस। एसएएस क्या कहता है? नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, यानी ये और ये रेशियो में इक्वल, ये और ये रेशियो में इक्वल, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर अगर इक्वल है, उन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तो वो एस ए एस से सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, बीच का एंगल इक्वल। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, ये 2 4 और ये 3 6 दिया है, ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 2/4 विच इज 1/2। ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या मिलेगी? 3/6 विच इज अगेन 1/2। तो कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। इसके चलते हम एस से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगली नेसेसरी कंडीशन, ये और आसान, ठीक है।
अगली नेसेसरी कंडीशन क्या है? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब क्या हुआ कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाना। ठीक है, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाना, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। साइड का कोई लेना देना ही नहीं है, ना साइड इक्वल है, ना प्रोपोर्शनल है, ना कुछ और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बस एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो गए। अब तीन तो है ही, तीन से और आसान, सिर्फ दो एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए ना, सिर्फ दो एंगल्स, ये जैसे P और A आपस में इक्वल, B और Q आपस में इक्वल, तो भी काफी है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये दोनों इन दोनों के बराबर है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल ही होता है। सो वो अगर कंसिडर ना भी करूं तो यहाँ पे डबल एंगल से भी दोनों ट्राइंगल कैसे हो सकते हैं? सिमिलर। और अगेन सिमिलर का मतलब वापस बता दूं, साइज का छोटा बड़ा होना, एग्जैक्टली सेम टू सेम इक्वल होना बिल्कुल नहीं होता है। साइज छोटी बड़ी हो सकती है, उनका रेशियो इक्वल होना जरूरी है। अब इसमें ना एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका लॉजिक समझना, ये समझ में आ जाएगा तो बीपीटी में बहुत हेल्पफुल होगा कि कभी अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी और डी ई, तो इस तरह के फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजुअलाइज करना यह है कि इसे अपने आप में दो ट्राइंगल्स की नजरों से भी हम देख सकते हैं। एक तो ये छोटा वाला और दूसरा ये बड़ा वाला। ठीक है, इन दो अलग अलग ट्राइंगल्स की नजरों से इसे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया, ठीक है, जैसे कि अगेन इसी में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी लाइन है। अब हमें गिवन इंफॉर्मेशन है डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर डी पैरेलल है बी सी के तो क्या ये एंगल आपस में इक्वल होगा? यानी एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक वैसे ही क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? सेम रीजन, एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल सी। दोनों का रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल इस पूरे बड़े ट्राइंगल से सिमिलर है और पूरे बड़े ट्राइंगल से अगर सिमिलर है तो जैसे हम लास्ट ईयर क्या यूज करते थे, सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे? इक्वल। वैसे ही यहां पर लगता है सीपीएसटी। सीपीएसटी का मतलब क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और वो कैसे होते हैं? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होगा। जैसे ये AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। यहां पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मैंने क्या क्या पार्ट्स लिए। छोटे ट्राइंगल का इतना और बड़े ट्राइंगल की ये पूरी साइड, छोटे ट्राइंगल की इतनी साइड और बड़े ट्राइंगल की पूरी साइड, और तीसरा छोटे ट्राइंगल की ये वाली साइड और बड़े ट्राइंगल की ये वाली साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, ये फर्क, क्योंकि अभी जस्ट मैं बीपीटी समझाऊंगा तो उसमें ये डिफरेंस समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बीपीटी थ्योरम क्या है वो समझते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये स्टेटमेंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे रट लेना बहुत जरूरी है। पहले तो ये स्टेटमेंट कहता क्या है? अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए एक ट्राइंगल की किसी साइड से, ठीक है, इस साइड के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की गई और इस पैरेलल लाइन ने दो बाकी जो साइड से उनको इंटरसेक्ट किया अलग अलग पॉइंट्स पे, डी और ई। तो इसकी वजह से अब ये जो पार्ट्स बना है, डी की वजह से इस ए बी का पार्ट क्या बना? एडी और डी बी। और ई की वजह से ए सी का जो पार्ट बना यानी ए ई और ई सी, वो आपस में इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। ये जो पार्ट्स बने हैं इनका रेशियो जो है आपस में इक्वल होगा। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये टू प्रूव है हमारा एक तरीके से। अब प्रूफ की ओर समझते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DE
पैरेलल टू BC, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B, अभी जस्ट जो मैंने सिमिलैरिटी में बताया था, और एंगल E इक्वल टू एंगल C। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसके चलते हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ADE और ABC सिमिलर हो गया, रीजन बाई एंगल, ठीक है, क्योंकि दो एंगल ही हमने यूज किया। चाहो तो तीसरा भी कर सकते हो, एंगल A इक्वल टू एंगल A, क्योंकि छोटे ट्राइंगल के लिए भी एंगल A है और बड़े के लिए भी एंगल A है, रीजन एंगल कॉमन आ जाएगा। अब जब दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का DE अपॉन BC भी होगा, लेकिन वो हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि उसकी जरूरत अभी प्रूफ में नहीं है, ठीक है। ये दो साइड्स ही हमने ली, रीजन लिखेंगे बाई CPST। अब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इस तरीके से हमने ले लिया। यहां पर ध्यान से समझना है, हमारा प्रूफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ। न्यूमरेटर्स तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट तो है, लेकिन इतने पार्ट की जगह हमारे पास पूरा पूरा पार्ट है, ठीक है। सो इस पूरे पूरे पार्ट को हम हटाएंगे कैसे, तो इसका लॉजिक समझना। पहले तो जो मुझे चाहिए, जिसमें चेंज नहीं होना चाहिए, वो चीजें डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, यानी ADAE मुझे चाहिए तो वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल, यानी AB अपॉन AD विल बी इक्वल टू AC अपॉन AE। अब ये रेसिप्रोकल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पर हम दोनों ही जगह -1 करेंगे। क्या करेंगे, -1, यानी AB अपॉन AD इक्वल टू यहाँ -1 इक्वल टू AC अपॉन AE -1। अब ये -1 अगर हम करते हैं तो इसके बाद क्या होगा, LCM लेना पड़ेगा। यहाँ पे LCM लेंगे तो AB माइनस AD अपॉन AD और AC माइनस AE अपॉन AE। अब रिजल्ट क्या है, AB माइनस AD हमारा क्या होगा, इस पूरे AB में से AD निकाल दूं तो DB बचेगा, और इस साइड हमारा EC अपॉन AE बचेगा। एंड फाइनली यहां पर हम यहां पर रेसिप्रोकल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमको प्रूव करना था। और ये आपको हो सकता है लगे कि ये प्रूफ बहुत छोटा है, लेकिन पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे इसको। भले 5 मार्क का क्वेश्चन आए ना, तो भी आप ये सिंपल स्टेप्स कर सकते हो। हमने क्या किया, इस छोटे और इस बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने की वजह से हमको इतना पार्ट अपॉन इतने पार्ट का और इतना पार्ट अपॉन इतने पार्ट का रेशियो मिल गया। उसके बाद इस पूरे में से ये वाला सब्ट्रैक्ट किया, इस पूरे में से ये वाला सब्ट्रैक्ट किया, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी मिल गया। सो इसका अपॉन इसका और इसका अपॉन इसका रेशियो हमको आपस में इस तरीके से मिल गया। आई होप द लॉजिक इज वेरी क्लियर। स्टार्टिंग में आपको स्टेटमेंट्स भी लिखने पड़ेंगे। कंसिडर ट्राइंगल ABC इन विच DE इज अ पैरेलल लाइन टू BC एंड सो ऑन। इस तरह के स्टेटमेंट्स के बाद आप प्रूफ स्टार्ट करोगे। थ्योरम 6.2 दैट इज कन्वर्ज ऑफ BPT हम समझ लेते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो ABC जिसमें ये पॉइंट है DE और ये DE डैश समझते हैं, E डैश या फिर चाहो तो F समझ लेते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इस तरीके से हमको गिवन इन्फॉर्मेशन है और हमको प्रूव करना है उल्टा, ठीक है। उल्टे का मतलब क्या हुआ, कन्वर्स ऑफ BPT। BPT क्या कहता है कि लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, और कन्वर्स क्या कहता है कि रेशियो तो इक्वल दिया हुआ है लेकिन लाइंस पैरेलल हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC DE
पैरेलल टू BC एंड DF is a line which divides AB and AC in equal ratio. Therefore, अब देखो हमको हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि AD अपॉन DB इक्वल है AF अपॉन FC के, ठीक है। यानी अब समझना, ये थोड़ा है तो छोटा सा लेकिन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। DE पैरेलल लाइन है और DF हमने एक ऐसी लाइन कंसिडर की जो पैरेलल नहीं है, अज्यूम किया DF इज अ लाइन विच इज नॉट पैरेलल टू BC, लेकिन DF जो लाइन बना रहा है ना उसकी वजह से जो लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल है, यानी DAF और FC, ठीक है। ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन है एक तरीके से। इस गिवन इंफॉर्मेशन के चलते अब दूसरी चीज हम क्या कंसिडर करेंगे कि DE पैरेलल टू BC, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन हो गया कि ये पैरेलल लाइन, सपोज कर लिया हमने कि ये पैरेलल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो इंफॉर्मेशन है ना कि रेशियो इक्वल है। अब एक पैरेलल वाली लाइन जो है उसमें भी रेशियो इक्वल होगा। अब उसमें रेशियो क्यों इक्वल होगा, अभी जस्ट हमने देखा अगर लाइन पैरेलल बनती है तो साइड्स प्रोपोर्शनल, यूजिंग BPT आप रीजन लोगे, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन एक तरीके से। अब फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या पता चलता है यहाँ पे 1 और 2 से, AD अपॉन DB तो इक्वल है ही, तो आप क्या लिख सकते हो कि AF अपॉन FC जो है वो किसके बराबर है, AE अपॉन EC के, ठीक है। AF अपॉन FC बराबर है AE अपॉन EC के। अब अगर ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है तो इससे क्या पता चलता है, यहां से आप क्या लिखोगे, देयरफॉर दिस कैन ओनली बी पॉसिबल ये रेशियोज आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं इफ E एंड F कोइंसाइड्स, यानी E और F एक्चुअल में सेम पॉइंट्स हो, यानी दोनों आपस में मीट कर रहे हो, तो ही ऐसा पॉसिबल है। इफ पैरेलल लाइन, if two sides divides in same ratio, the line is parallel to third side, यानी एक साइड जो है टू थर्ड साइड, यानी अगर एक साइड है वो सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन पैरेलल ही होगी और कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं रहती। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बेसिक से आ सकता है, जैसे हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि PS अपॉन PT, ठीक है, PS अपॉन SQ इक्वल है PT अपॉन TR के, ठीक है। PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR इक्वल है, और साथ में एक और चीज दी है कि PST और PRQ एंगल्स इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि PS अपॉन SQ अगर इक्वल है PT अपॉन TR के, तो देखते ही हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि ST विल बी पैरेलल टू QR बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। कन्वर्ज ऑफ BPT मीन्स BPT का उल्टा मीन्स अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है, उनका रेशियो इक्वल है, तो यहां पर जो लाइंस होंगी वो कैसी होगी, पैरेलल। अब अगर ये लाइंस पैरेलल है तो हम कह सकते हैं एंगल PST विल बी इक्वल टू एंगल PQR।
अब पी क्यू आर के बराबर क्यों होगा? ये पी क्यू आर के बराबर क्यों होगा? रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स ये वाले एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमारे पास गिवन है कि एंगल पी एस टी जो है वो किसके बराबर है? एंगल पी आर क्यू के, ठीक है, ये तो गिवन था हमारे पास। तो अगर पी एस टी इन दोनों से ही इक्वल है तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हुए? बराबर बराबर, ठीक है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू पी आर, रीजन साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड जो है वो आपस में इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरीके से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल यहां पर पी क्यू आर को प्रूव करेंगे। हमने क्या किया? दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिया था तो लाइंस हमारी बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल बन गई, लाइंस पैरेलल बन गई तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये इसके बराबर तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, ये इसके बराबर हमने जस्ट प्रूव किया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, तो हमारा ट्राइंगल कैसा बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना। तो अगर DE BC पैरेलल है तो यहां पर AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, ठीक है। ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, कैसे? बाई BPT के चलते दोनों इक्वल होंगे। अब AD की वैल्यू दी हुई है 1.5, इसकी वैल्यू दी हुई है 3, यहाँ 1 और यहाँ पर x मान लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.5, और 1.5 का तो डबल होता है, तो 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पर एक टिप भी दे देता हूँ, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम लगेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। क्या करोगे आप? यहाँ पर ध्यान से देखो, 1.5 का कितना बन रहा है? 3, यानी कितना हो रहा है? डबल हो रहा है, तो 1 का भी डबल कर दो, आपको वही आंसर मिलेगा। फटाफट आप ये इतना कुछ कैलकुलेशन MCQ में तो दिखाना है नहीं, सिंपल प्रैक्टिकल नॉलेज लॉजिक लगाना है। 1.5 का 3 हो रहा है, ठीक है, 1.5 का डबल हो रहा है, सो यहाँ पे 1 का भी डबल ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। बट कंडीशन यही है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, BPT लग रहा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 1.8 है, उसका कितना बन रहा है? 5.4, यानी 3 टाइम्स। सो ये 3 टाइम्स वाली वैल्यू दी हुई है, इसका 3 टाइम कर मत देना, इसका 3 टाइम्स ये होता है, तो यहां पर भी कोई वैल्यू है जिसका 3 टाइम्स ये है, ठीक है। सो बेसिकली इससे अगर मैं 3 डिवाइड कर दूं तो मुझे मेरी यहां की वैल्यू मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के बताओ यहाँ पर AD की वैल्यू क्या होगी। वीडियो को पॉज करो और अभी कमेंट में आंसर लिखो। नेक्स्ट, इन द फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB। अब यहां पर BPT का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सिमिलैरिटी से अलग क्या है उसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। लाइंस तो पैरेलल दी है, लाइंस पैरेलल देते ही BPT में ये अपॉन ये आना बहुत कॉमन है, ये अपॉन ये और अगेन ये अपॉन ये आना बहुत कॉमन है। बट प्रूव जो करना है उसमें AM अपॉन MB नहीं है, AN अपॉन ND नहीं है, बल्कि AM अपॉन AB पूरा है, AN अपॉन AD पूरा है। तो जब भी ये पूरी लाइन सेगमेंट यूज हो रही हो तो कोशिश करना, दिमाग लगाना थोड़ा सा कि कहीं पे भी क्या सिमिलैरिटी यूज हो सकता है, तो यहां पर सिमिलैरिटी लग सकता है। सिमिलैरिटी से ये क्वेश्चन करने पर बहुत आसान हो जाता है, BPT लगाने पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। तो आप कैसे लगाओगे सिमिलैरिटी? वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल, ठीक है। पहले तो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन ML
या LM पैरेलल टू BC. So therefore angle AML will be equal to angle ABC. ठीक है. ऑल्सो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A. एंगल A की जगह हम पूरा वाला नीचे वाला ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा. एंगल ALM विल बी इक्वल टू एंगल ACB. दोनों के ही हम रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर इक्वल हो गए. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल AML विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई एंगल सिमिलैरिटी. ठीक है. डिट्टो सेम चीज हम नीचे के दो ट्राइंगल्स में भी कर सकते हैं. अभी हमने क्या कंसिडर किया? ये वाला और ये वाला. ठीक है, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला. वैसे क्या, वैसे नीचे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि NL पैरेलल टू BC. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ANL इक्वल टू एंगल ADC और एंगल ALN इक्वल टू एंगल ACD. दोनों का यहाँ पर रीजन सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के चलते अगेन मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ANL विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ADC. रीजन बाई एंगल क्राइटेरिया. अब यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर सिमिलर प्रूव करने के बाद हम AM अपॉन AB को इक्वल ले सकते हैं AL अपॉन AC. यहाँ पर LM और BC भी आएगा, लेकिन अगेन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम यूज़ नहीं कर रहे. ये तो हो गया हमारा 1. और इस वाले में सिमिलर प्रूव करने की वजह से हमारा दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू अगेन सेम AN अपॉन AD विल बी इक्वल टू AL अपॉन AC. अब देखो दोनों ही हमारे जो 1 कंक्लूजन था और 2 कंक्लूजन था उसमें कॉमन क्या चीज़ है? AL अपॉन AC. तो इसके चलते हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD. और यही हमको प्रूव करना था. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 3 मार्क तक में भी पूछा जा सकता है. इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप सिमिलैरिटी यूज़ करते हो तो. अगर BPT यूज़ करते हो तो एक आध थोड़ा सा आपको स्टेप एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा और अलग तरीके से लॉजिक दिमाग लगाना पड़ेगा. यहाँ पर जब भी सिनेरियो में ये पूरी बड़ी साइड आती है और छोटी साइड दोनों आती है ना, तो सिमिलैरिटी के लिए ही जाना. ये क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर लाइंस पैरेलल दी है और कुछ और लाइंस को पैरेलल प्रूव भी करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से लॉजिक समझना. पहले तो हमको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या कैसे कैसे है. ठीक है, ये लाइन दैट इज DE पैरेलल है OQ के. तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल, यानी कि हम कह सकते हैं कि ED या DE लिखते हैं जो कि गिवन इन्फॉर्मेशन है. DE पैरेलल टू OQ. ठीक है, सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO. और रीजन बाई BPT. सेम टू सेम तरीके से हमारी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल हमको गिवन है. ठीक है, ऑल्सो DF पैरेलल टू OR यहाँ पे गिवन लिख लेना भले. सो देयरफॉर हम कंसिडर कर सकते हैं कि PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR. अब ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है. अच्छा, इसका रीज़न क्या होगा? ये भी बाई BPT ही होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल. BPT में पार्ट्स लेने पड़ते हैं, जबकि सिमिलैरिटी में दिस अपॉन दिस होल कंसिडर करना पड़ता है. 2 अलग अलग ट्राइंगल की नज़रों से देखना पड़ता है. सो फ्रॉम 1 and 2 हमको कंक्लूजन क्या मिलता है 1 और 2 से कि PE अपॉन EQ जो है वो किसके बराबर है? PF अपॉन FR के. PE यानी दिस
अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो इसके चलते लिख सकते हैं हम देयर फॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होगी। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कहता ही है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल, तो उनकी लाइन कैसी होगी, आपस में पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यहां पर क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल, इन विच AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O, show that, ये कुछ हमको शो करना है। तो सबसे पहला पार्ट तो क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, EO such that it is parallel to both AB एंड CD, ठीक है। हमने EO एक लाइन कंस्ट्रक्ट की जो दोनों के ही, CD और AB दोनों के ही पैरेलल है। ऐसी सी अगर सिर्फ एक के पैरेलल भी कंसिडर करूं तो ये इसके पैरेलल, तो ये भी अपने आप ही पैरेलल हो जाती है। सो हम कंस्ट्रक्शन में क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पर EO जो है ना दोनों के ही पैरेलल है। इसके चलते इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, ADC में हम क्या कह सकते हैं कि AE अपॉन ED जो है वो किसके बराबर होगा, AO अपॉन OC बाई BPT, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना, ये लाइन पैरेलल है इसकी वजह से। अब दूसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये तो हमारा बन गया इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल ADB, इस बार ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम, ये वाला जिसमें ये लाइन पैरेलल है इसके। सो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन ED। आप चाहो तो इधर से भी जा सकते हो, लेकिन इधर से जाने में हमको प्रूव करने में आसानी होगी। सो BO अपॉन DO, ये हमारा बन गया इक्वेशन 2 बाई BPT अगेन, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। सो फ्रॉम यहाँ पर 1 और 2 से हमको क्या पता चलता है कि AE अपॉन ED कॉमन है। सो AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD या DO, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहाँ पर AO के नीचे मुझे क्या चाहिए, BO, तो इन दोनों को मैं स्वैप कर सकता हूँ, इसको नीचे भेज सकते हैं डिवीजन में, और ये जो डिवीजन का है उधर मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते हैं। तो मेरे को क्या मिलता है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। देखो CO लिखो OC लिखो फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे प्रूव करना था वो मुझे यहाँ पर मिल गया। क्यों फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस ही तो है, OC लिखो CO लिखो, डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा दो पॉइंट्स के बीच में। सो यहाँ पर ये चीज़ हमको इस तरीके से प्रूव करनी थी। हमने पहले तो ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर किया, और इसके अंदर भी हमने इस पैरेलल लाइन के चलते BPT लगाया, फिर ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया। कई बार ये केस, इसके बाद बच्चे ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, वो नहीं लेना, हमको यहाँ पे इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए दो रेशियोज तो सेम होने चाहिए अलग अलग इक्वेशन में, ताकि ये हट जाए और बाकी हमको जो प्रूव करना है वो मिल जाए, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्वेश्चन में एरर रह गया, क्वेश्चन में चेंज करना रह गया। इस बार ये चीज़ जो है ना वो हमको गिवन है, ठीक है, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है, और ये हमको शो करना है कि ABCD जो है वो ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये चीज हमको प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन स्वैप हो चुका है एक तरीके से। पिछले वाले में हमको ट्रेपेजियम दिया हुआ था और ये चीज शो करनी थी, इस वाले में ये चीज दी हुई है और ट्रेपेजियम हमको शो करना है। अब यहाँ पे नेसेसरी चीज क्या है कि सेम चीज हम कंस्ट्रक्शन जरूर लिखेंगे कि EO सच दैट इट इज पैरेलल टू, हम पैरेलल टू सिर्फ एक ही चीज के, एक ही साइड के कंसिडर करेंगे DC। हम दोनों साइड के पैरेलल कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर
अगर दोनों साइड के मैं पैरेलल कंसीडर करूं तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो गई, और अगर ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो गई ये तो अपने आप ही ट्रेपेजियम बन गया। फिर तो हमने प्रूफ में ये बोल दिया लेट अस अज्यूम ये ट्रेपेजियम, तो बात तो वहीं खत्म हो गई। ऐसे नहीं कर सकते हम, इसीलिए हम सिर्फ एक साइड के पैरेलल कंसीडर करेंगे और दूसरी साइड के पैरेलल प्रूव करेंगे ताकि वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाए और ये ट्रेपेजियम बन जाए। सो यहां पर एक तो हमने डीसी के पैरेलल अज्यूम किया। अब डीसी के पैरेलल अज्यूम किया तो हम क्या कह सकते हैं कि EO parallel to DC, so therefore in triangle ADC triangle में हम AE upon ED equal to AO upon OC लिख सकते हैं, ठीक है। AE upon ED equal to AO upon OC लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा 1 हम मान के चलते हैं। अब गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि AO upon BO इक्वल टू CO अपॉन DO है। इसको अगर मैं स्वैप करूं तो मुझे क्या मिलता है, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। अब ये हमारा 2 होता है, तो अगर मैं 1 और 2 में देखूं तो AO OC कॉमन है, तो ये दोनों रेशियोज को आपस में हम इक्वल लिख सकते हैं। सो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2 AE upon ED will be equal to BO upon DO, ठीक है। क्या पता चला हमको, AE upon ED equal to BO upon DO। सो इसके चलते हम क्या लिख सकते हैं, therefore EO is parallel to AB। रीजन क्या आएगा यहाँ पे, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, ठीक है, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। अब ध्यान से सुनो, एक के पैरेलल हमने अज्यूम किया था, ठीक है, इसको इसके पैरेलल अज्यूम किया था और इसी को इसके पैरेलल जस्ट प्रूव किया। सो मैं इसके चलते कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर AB पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD और therefore ABCD is a ट्रेपेजियम, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक साइड के पैरेलल अज्यूम किया, कंस्ट्रक्शन किया, और इसको जिसको अज्यूम किया था उसे दूसरी साइड के पैरेलल प्रूव किया, तो ये दोनों साइड्स आपस में कैसी बन गई, पैरेलल, ठीक है। इस तरीके से हम ये प्रूव करते हैं। ये भी बहुत अच्छा सम है क्योंकि ये है तो लेंथ में छोटा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए ट्रिकी वन है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर अगेन ये एक NCERT का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, 4-5 स्टेप में खत्म हो जाता है, लेकिन दिमाग लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, QR अपॉन QS किसके बराबर है, QR अपॉन QS QT अपॉन PR, ठीक है। सो ये हमको रेशियोज इक्वल दिए हैं और साथ में और एक इंफॉर्मेशन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एकदम, QR अपॉन QS है, QT अपॉन QP होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, QT अपॉन PR दिया हुआ है। ये थोड़ा सा PR में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन अगर ध्यान से देखूं मैं 1 और 2 तो इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो इसके चलते मैं लिख सकता हूं देयरफॉर PQ इक्वल टू, इसके चलते हम लिख सकते हैं कि QP इक्वल टू PR, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हम अगर पुटिंग इन 1 में हम ये PR की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो हमको क्या मिलेगा, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP एंड एंगल 1 और एंगल 1 तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। अब हमको क्या पता चला कि QR अपॉन QS QT अपॉन QP, और उन्हीं दोनों के बीच का एंगल जो है वो तो आपस में इक्वल होगा ही होगा। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, और यही चीज़ हमको
प्रूव करनी थी। अच्छा, इसका रीज़न क्या होगा? बाई SAS कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी रूल। क्यों SAS? दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल, यानी ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल जो है वो आपस में इक्वल है। इस तरीके से हम प्रूव करते हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा फिगर इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, मर्ज किया हुआ है थोड़ा। नेक्स्ट, इस फिगर में हमको दिया हुआ है ABE और ACD नॉट सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो इसके चलते हम समझ सकते हैं कि हमारा जो AB है वो इक्वल होगा AC के, और दूसरी चीज़ हमारा जो AE है वो इक्वल होगा, हमारा जो AD है वो इक्वल होगा AE के। रीज़न बीइंग बाई CPCT। सो इसको 1 और 2 मान लेते हैं, ये हमारा 1 और ये हमारा 2। डिवाइडिंग 1/2, ठीक है, 1/2 हमको क्या मिलेगा? ये डिवाइड बाई ये करो या ये डिवाइड बाई ये करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या मानेंगे? हम AD अपॉन डिवाइडिंग 2/1 आ जाएगा वैसे। सो AD अपॉन AB किसके बराबर होगा? AE अपॉन AC के। और इसी के साथ साथ हम लिख सकते हैं एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल A। क्या बना देखो, दिस अपॉन दिस होल, दिस अपॉन दिस होल, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई SAS सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, क्योंकि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमने इक्वल प्रूव किए और साथ ही साथ उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल जो है वो भी आपस में इक्वल प्रूव किया। दिस स्मॉल वन अपॉन दिस बिग वन रेशियो में, और बीच में जो एंगल है वो भी आपस में हमने इक्वल प्रूव किया। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ABCD एक ट्रेपेजियम है, सॉरी ट्रेपेजियम नहीं, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड। ठीक है, AD प्रोड्यूस्ड मतलब AD को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो इस AD प्रोड्यूस में एक साइड है दैट इज E। ठीक है, और वो E जो है B से जुड़ रही है और CD पे F से पास हो रही है। ठीक है, इस तरह का फिगर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट है नहीं। लॉजिकली सोचो, ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिया, AD प्रोड्यूस का मतलब D से एक्सटेंड करना है, DA प्रोड्यूस बोला होता है तो A से एक्सटेंड कर दे। सो AD को एक्सटेंड किया और B को भी यहाँ से ऐसे एक्सटेंड किया और दोनों मीट कर रहे हैं E पे। अब एक्चुअल में यहाँ पे AD को एक्सटेंड किया E तक, अब यहाँ पर E तक एक्सटेंड करने के बाद E को B से ज्वाइन किया और ज्वाइन करते वक्त CD से वो इंटरसेक्ट होते हुए जा रहा है, तो CD पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है? F पे। अब हमें क्या दिया हुआ है? शो करना है, हमें दिया कुछ नहीं है, शो करना है कि ABE का मतलब क्या हुआ? ABE ये बड़ा सा ट्राइंगल ABE और CFB यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्राइंगल, जिनको सिमिलर प्रूव करना होता है वही लिख देने का हमेशा, एंड ट्राइंगल CFB। हम एक तो लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C, यानी इस बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल A और इस छोटू वाले ट्राइंगल का एंगल C आपस में इक्वल होगा। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम हो तो ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। दूसरी इंफॉर्मेशन, इसी को एक्सटेंड किया है। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है? पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं एंगल AEB इक्वल टू एंगल CBF ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे बनते हैं। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। रीजन, बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। इस तरीके से हम दो ट्राइंगल्स को इजीली सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन
इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने में लगता है क्योंकि फिगर दिया हुआ नहीं। अगर फिगर दिया होता ना तो आप खुद आराम से कर लेते, बट फिगर को भी कैसे बनाना है वो भी हमको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो लगता कॉम्प्लिकेटेड है फिगर देखकर। अब इसमें फिगर दिया है तो टेंशन कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में कैसे आएगा, बट है बहुत ईजी। देखो क्या दिया हो हमारे पास, ये अगर एंगल 90 डिग्री है ना तो ये भी समझ जाना 90 डिग्री होगा, ये इतना एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब क्या दिया है, ए बी और ए सी इक्वल है। अब अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो यानी गिवन, सो हम साथ में इसके चलते क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल इसके चलते हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी या बी और सी एंगल इक्वल लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। इसके चलते और आसान, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, या एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमको किसको किसको सिमिलर प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है। इन दोनों में ई सी एफ और ए बी डी में एक चीज़ तो हम अभी जस्ट हमने देखी, एंगल ए बी डी जो है हमारा इक्वल होगा एंगल ई सी एफ के, ये सी वाला एंगल है और ये बी वाला एंगल है। अब दूसरी चीज़, एंगल ए डी बी, ये तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हो आप, प्रूव्ड अबव, इसका रीज़न। दूसरी चीज़, एंगल ए डी बी और एंगल ई एफ सी इक्वल होगा, रीज़न 90 डिग्री दोनों ही। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाई एंगल सिमिलैरिटी रूल। अगेन ये लेंदी नहीं है बट बहुत मैटर करता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर हम ड्रॉप कर देंगे तो मार्क्स डेफिनेटली लूज हो जाएंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअल में अगर एग्जाम में ना भी आए, ये प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। सो एक्चुअल क्वेश्चंस जब आएंगे डिफिकल्ट वंस, तब आप लॉजिक अगर आपका क्लियर होगा तो आप लगा पाओगे इजीली। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC और BAC एंगल इक्वल है, ठीक है। ये 90 डिग्री यहाँ पे शो करके रखा है, एंगल 90 डिग्री नहीं है, इक्वल जरूर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, 90 डिग्री ही है, ये जरूरी नहीं है। और हमको शो क्या करना है, ये, ठीक है, ये CA स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन ट्राइंगल जो हमारे एंगल्स इक्वल दिए हैं उसी को लेकर चलते हैं, ADC एंड ट्राइंगल BAC। सबसे पहले तो एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, इसका रीज़न हम लिख सकते हैं एक तरीके से गिवन। और दूसरी इंफॉर्मेशन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, ठीक है। उस छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल दोनों में ही एंगल C है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC, रीजन बाय एंगल सिमिलैरिटी। अब इसके चलते हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं। अब इसका लॉजिक बहुत ज़रूरी है, 3 साइड्स के रेशियो हमारे इक्वल होंगे, AD अपॉन BA इक्वल टू DC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन BC। लेकिन जो मुझे प्रूव करना है ना, उन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी 2 ही रेशियो काम लगेंगे, जैसे ये 2 काम लगेंगे। CA स्क्वायर है, CA AC सेम होता है, सो CA CA इन दोनों में है, तो ये 2 रेशियोज़ को कंसिडर करूंगा मैं, DC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है DC इंटू BC इक्वल टू AC स्क्वायर, जो कि हमको प्रूव करना था। यहाँ पे CB CD लिखा हो या BC DC लिखा हो सेम होता है, और CA स्क्वायर हो या AC स्क्वायर हो सेम होता है। इस तरीके से हम ये प्रूव करेंगे, हैंस प्रूफ। यहाँ पे हमारा प्रूफ खत्म होता है।
नेक्स्ट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को समझ लेना क्योंकि इसके सिमिलर क्वेश्चन 2-3 बनते हैं, लेकिन ये उनसे अलग है और ये क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है ये क्वेश्चन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमको क्या दिया हुआ है कि ये साइड और ये साइड इस दूसरे ट्राइंगल की इन 3 साइड से प्रोपोर्शनल है। ए बी यहां पर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ए बी बी सी नहीं, यहां पर ए डी आएगा, ठीक है, ए डी नहीं ए सी आएगा, सॉरी, यहां पर बी सी की जगह ए सी आएगा और ट्राइंगल ए बी रेस्पेक्टिवली पी क्यू आर नहीं, यहाँ पे पी आर आएगा। और शो तो सही चीज़ करना है, इस तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ए डी प्रोड्यूस्ड टू ई सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई, यानी हमने इस ए डी को एक्सटेंड कर दिया डी ई तक इस तरीके से कि ए डी और डी ई की लेंथ इक्वल है। सेम टू सेम पी एम प्रोड्यूस टू एन सच दैट पी एम इक्वल टू एम एन, ठीक है, पी एम और एम एन आपस में इक्वल है। इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है, ए डी बी और ई डी सी में सबसे पहली चीज़ ए डी इक्वल टू डी ई, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज़ एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी, क्लियरली दिख रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और तीसरी चीज़ बी डी इक्वल टू डी सी, रीजन ए डी इज़ अ मीडियन, ठीक है, ए डी अगर मीडियन है तो वो मिड पॉइंट पे ही कट करेगा, मिड पॉइंट पे कट करेगा तो ये पार्ट आपस में कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इन तीनों के चलते ध्यान से सुनना, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी सी, नॉट सिमिलर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्राइंगल ये वाला और ये वाला हमारा कॉन्ग्रुएंट बन गया, सिमिलर नहीं। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गए तो हम क्या कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी उसके चलते हम क्या लिख सकते हैं, गिवन जो इन्फॉर्मेशन थी उसके चलते हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम और इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि 1 2 3 इन तीनों साइड्स रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ, बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल। और इसी के चलते हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा ए बी जो है वो ई सी के बराबर है, रीजन बाई सी पी सी टी, ठीक है। डिट्टो सेम प्रोसीजर करना है आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, ठीक है, इन दोनों। अब आप क्या लिखोगे, सिमिलरली आपको ये पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे सिमिलरली यूज कर रहा हूँ, जगह स्पेस कम है थोड़ा। सिमिलरली आप क्या लिखोगे, पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन एम आर बाई एस एस, और साइड आपकी पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन आर बाई सी पी सी टी। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, यूज़ करोगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम 2 और इसको मान लेते हैं हम 3 और इसे हम ओरिजिनल को मान लेते हैं 1। सो यूजिंग
2 and 3 in 1। क्या करेंगे हम, AB को किससे रिप्लेस कर देंगे, EC से, और PQ को रिप्लेस कर देंगे NR से, और ध्यान से देखना AD जो है उसको डबल कर देंगे हम। क्यों डबल करेंगे वो भी अभी अगले स्टेप में समझ में आएगा। और जो AM PM है उसका भी डबल कर देंगे हम। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, और साथ में तीसरा साइड यानी AC और PR। सो इसके चलते हम ये कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि EC अपॉन NR, अब जब AD का डबल करता हूँ तो वो AE बन जाता है और ये PN बन जाता है, और यहाँ पे AC अपॉन PR तो है ही। तो अब ध्यान से देखा जाए तो हमारा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल CPST से सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे तीनों कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। तो इसके चलते हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ACE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRN, रीजन बाई SSS। तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है हमारी कैसी है, प्रोपोर्शनल है। अब ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं मैं, यहां पर हम आगे का प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। अब ये सिमिलर प्रूव करने की वजह से आप क्या कर सकते हो, एंगल हमारा यहाँ पर 2 और 4 जो है वो आपस में इक्वल होगा, और सिमिलरली आप करके लिख सकते हो। यहाँ सिमिलरली मत यूज़ करना, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। अब आगे का पार्ट आप सिमिलरली से लिख सकते हो कि सिमिलरली हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। सो एडिंग बोथ हमको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस 2 क्या बनाएगा, हमारा एंगल BAC, और ये बनाएगा हमारा एंगल QPR। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं। किस बेसिस पर, एक तो ये, ऑल्सो हमारे पास क्या थे, हमारे AB PQ AC PR। सी बीच वाला साइड भी था लेकिन उसका काम नहीं है। अब हम सिंपली क्या कह सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पे हमारा एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल था, इरेज हो गया वो। हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये और ये प्रोपोर्शनल तो स्टार्टिंग में गिवन था, और ये बीच का एंगल और ये बीच का एंगल जो है आपस में हमने जस्ट इक्वल प्रूव करके दिखाया। तो इसके चलते हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यहाँ पे रीज़न क्या होगा, बाई SAS सिमिलैरिटी। पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो या पीछे जाके वापस देखो, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो BPT जनरली पूछ लेते हैं 5 मार्क में, नहीं तो ये क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, यानी एक पोल है कितना, 6 मीटर का, कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर, वो शैडो कितनी बना रहा है, 4 मीटर की, ठीक है, ये 4 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर, एक टावर भी है लेकिन उसकी शैडो कितनी है, 28 मीटर। मान लेते ये है ABC और ये होगा PQR, लेकिन इस टावर की हाइट हमको नहीं दी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सिंपल सी बात है, चाहे वो, अब ये यहाँ पे बोला तो है नहीं कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, बाकी पोल हो या टावर हो वो कैसे है, अपराइट एकदम परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस से। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एक तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री रीजन, और एंगल A और एंगल P इक्वल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि किसी चीज़ की अगर परछाई बनती है, शैडो जो बनती है, वो किसकी वजह से बनती है, सन की रेस की वजह से। और सन का एक एंगल जो है हर एक वक्त पे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, यानी यहाँ कहीं पे सन है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो शैडो बन रही है, तो सेम एंगल जो है एक तरीके से बनता है दोनों के लिए। इसीलिए हम इस तरीके से एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं, यानी सन की रेस की वजह से शैडो बन रही है, तो जो सन का एंगल है रेस का, वो दोनों के लिए ही कैसा है, इक्वल है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब हमको जो करस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए वो हम यूज़ कर लेते हैं, यानी AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR
तीसरा भी है बट उसकी नीड नहीं है यहाँ पे। सो इतने को लेकर हम चलते हैं। ए बी 4 दिया है, पी क्यू 28, बी सी 6, सो क्यू आर कितना, देखो लॉजिकली देखा जाए तो 4 7 होता है ये, तो 6 7 42 आंसर आता है। फिर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने वो ट्रिक तो बताई थी जितने टाइम्स हो रहा है एक तरीके से। तो 6 × 28 डिवाइड बाई 4, सो 4 1 7 7 6 42, सो 42 मीटर जो है वो टावर की हाइट। इजी सा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन है। इस तरीके से हम यहाँ पर इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस है, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट्स है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई है, चाहे वो बीपीटी हो, चाहे वो अभी जस्ट हमने जो सम किया था बड़ा सा, वो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।